विपत्तियों से सतत संघर्षरत बेल्याएव। येवोनी बेल्याएव ने फ्लाइंग क्लब में भर्ती होने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। चिकित्सकों द्वारा उनके शरीर का निरीक्षण किया गया। उनके पेट पर बने घाव को देखकर वह चौंका। वह समझा कि एपेंडिसाइटिस के ऑपरेशन का यह निशान है। बेल्याएव ने कहा, डॉक्टर साहब, ऐसा प्रतीत होता है कि आपने अभी प्रशिक्षण के शीघ्र बाद ही रोगियों का उपचार शुरू किया है, इसलिए रोगों के प्रति आपके अनुमान सही नहीं हो रहे हैं। निरीक्षण के बाद बेल्याएव को शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ घोषित किया गया। वह फ्लाइंग क्लब में भर्ती हो गया। जीविकोपार्जन के लिए वह जिस कार्य में लगा था उसे पूरा करके जल्दी जल्दी आता, हाथ मुंह धोकर तैयारी करता और पहले से तैयार रखे हुए सैंडविच को मुंह में ठूंसकर हवाई अड्डे पर पहुंच जाता। वहां इंजन की मरम्मत होते देखता, विमान को हवा में उड़ाने के तरीके सीखता और जिस तरह का भी प्रशिक्षण दिया जाता था वह बड़े मनोबल से एक एक बात को सीखता था, क्योंकि पिछले कितने ही वर्षों से वह हवाई उड़ान भरने का स्वप्न देखता आ रहा था। अब फ्लाइंग स्कूल में प्रवेश का प्रश्न सामने आया तो नियमानुसार उसने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। लंबी डॉक्टरी जांच हुई। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक मनके की कमी थी और पेट पर गोली का घाव अलग चमक रहा था। उसकी अवस्था असामान्य बताकर उसके आवेदन पत्र को रद्द किया जाने वाला था। उसने अधिकारियों से स्वयं निवेदन किया कि शेष सब दृष्टियों से वह स्वस्थ है, इसलिए उसे परीक्षा में बैठने दिया जाए। उसे आज्ञा मिल गई। लोगों का ऐसा अनुमान था कि परीक्षा में उत्तीर्ण होना बेल्याएव जैसे व्यक्तियों का कार्य नहीं है। अच्छे अंकों में उसने परीक्षा उत्तीर्ण की और उसे फ्लाइंग स्कूल में प्रवेश मिल गया। पहली बार जब उसने फ्लाइंग कैडेट की यूनिफॉर्म पहनी तब उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपना चित्र अपनी मां के पास भी भेजा ताकि लंबे समय से वो जिस रूप में अपने बेटे को देखना चाहती थी देख सके। बेल्याएव के अथक प्रयासों का फल उसे सीनियर लेफ्टिनेंट के पद पर लड़ाकू रेजिमेंट में कार्य करने का अवसर मिला। जो बालक एक दिन केवल कल्पना की उड़ान भरने में ही अपने को संतुष्ट कर लेता था, उसे ध्वनि से भी तेज उड़ानें भरने का अवसर नित्य मिल रहा था। यह सीनियर लेफ्टिनेंट जब छोटा था तो अनाथालय में रहता था, क्योंकि उसकी मां वहां बच्चों की देखभाल का काम करती थी। गर्मियों के दिन बच्चे इधर उधर दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे। अचानक बेल्याएव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पीठ में ऐसी चोट लगी कि 15 दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा। दर्द में कमी हुई तो डॉक्टर ने उसे घर जाने की सलाह दी। साथ ही उसे नियमित व्यायाम करने का भी आग्रह किया। गर्मियों की छुट्टियां बिताने के बाद जब स्कूल जाने का समय आया तो वह फिर से बीमार पड़ गया और अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इस बार उसे अपंग बच्चों के वार्ड में रखा गया। अपने चारों ओर उसने अपंग बच्चों को ही पाया। रात के समय पलंग पर लेटे लेटे जब उसकी नींद खुल जाती और वह अपनी पीठ पर हाथ फिराता तो अनुभव होता कि उसकी रीढ़ की हड्डी की सूजन और दर्द निरंतर बढ़ता जा रहा है। उसकी पीठ पर कुबड़ निकल आया था। डॉक्टरों ने रीढ़ का तपेदिक बताकर उसे सैनिटोरियम में रखा और लंबे समय तक इलाज करने की सलाह दी। बेल्याएव की मां को किसी काम से बाहर जाना था। रोगी पुत्र को साथ ले जाना संभव न था, इसलिए अपनी पड़ोसिन की देखरेख में उसे छोड़कर बाहर चली गई। पड़ोसिन का बेटा वासिस्ली लड़ाकू विमान चालक रह चुका था।
एक बार अचानक उसके विमान में आग लग गई तो बड़े कौशल से उसे नीचे उतार लाया, लेकिन तब तक आग की लपटें पूरे विमान में फैल गई थी और वो स्वयं बुरी तरह झुलस गया था और इसी कोशिश में अपनी आंखें भी खो बैठा था। पड़ोसन अपने इस बेटे को उंगली पकड़कर बेल्याएव के कमरे में लाई और उसके पलंग पर लाकर बिठा दिया। वासिस्ली ने टटोल कर बेल्याएव का हाथ अपने हाथ में लिया और बड़े प्रेम से सहलाते हुए बोला, भैया, क्या हॉस्पिटल से लौटने के बाद भी तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है? उसने बड़े प्रेम से बेल्याएव का सारा हाल जान लिया। बेल्याएव अपनी पीड़ा को भूल गया। उसे लगा, इस संसार में मैं ही अभागा नहीं हूं, वरन मुझसे भी गिरी हुई स्थिति के लोग हैं। मैं कम से कम अपनी आंखों से दुनिया की हर वस्तु देख तो सकता हूं, पर वासिस्ली को तो वह सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हुआ है। बेल्याएव की वासिस्ली के प्रति सहानुभूति बढ़ती चली गई। दोनों एक दूसरे से ऐसे बातचीत करने लगे जैसे पहले से एक दूसरे को जानते हों। दोनों में मित्रता बढ़ने लगी। वासिस्ली विमान चलाने और दुश्मन की जमीन पर गोलाबारी करने की अनेक घटनाएं सुनाने लगा। बेल्याएव लेटे लेटे कल्पना लोक में ऊंची ऊंची उड़ानें लेने लगा। उसके मन में आया, काश मैं भी विमान लेकर उड़ता और शत्रु देश पर बमबारी करके अपने स्थान पर वापस आ जाता। सपने में भी उसे विमान के इंजन की घरघराहट सुनाई पड़ती और हवाई अड्डों के दृश्य दिखाई पड़ते। उसके दिल की बात वासिस्ली से छिपी न रह सकी। उसने बेल्याएव से कहा, मेरा विश्वास है कि तुम एक दिन अवश्य कुशल विमान चालक बनोगे। दुर्भाग्य तुम्हारा मार्ग रोककर नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि तुम पूरे हृदय से अपने मार्ग की विपत्तियों को साफ करने में लगे हो। बेल्याएव ने कहा, मेरी पीठ पर का कुबड़ तो मुझे कुछ भी ना करने देगा। वासिस्ली ने उसे समझाया, तुम नवयुवक हो, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं एक दिन अवश्य साकार रूप ले सकती हैं। मैंने डॉक्टरों से भी सलाह ली थी। उनका कहना है कि दुनिया का कोई भी रोग असाध्य नहीं है, बशर्ते कि उसके लिए प्रयास किए जाएं। प्रयास करने से बेल्याएव कब डरता था। एक दिन उसकी मां के पास सूचना आई कि यदि वह चाहे तो अपने पुत्र को सैनिटोरियम में भर्ती करा सकती है। मां ने अवसर का उपयोग करना उचित समझा और एक बार फिर उसे अस्पताल को अपना घर बनाना पड़ा। अस्पताल में डॉक्टर ने जांच की और बताया, तुम्हारे सारे शरीर पर प्लास्टर चढ़ाया जाएगा। ये प्लास्टर 1 साल से लेकर 5 साल तक का समय ले सकता है। इस बीच बिना हिले डुले पीठ के बल लेटा रहना पड़ेगा। जब रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाएगी और कुबड़ मिट जाएगा, तब प्लास्टर काटा जाएगा। बेल्याएव प्लास्टर चढ़ाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गया। 5 वर्ष का समय सुनकर उसकी प्रसन्नता और बढ़ गई थी। जीवन भर कष्ट उठाने और दूसरों के आश्रित जिंदगी के ठेले को खींचने की अपेक्षा 5 वर्ष का घोर कष्ट उठाना क्या बुरा है। प्लास्टर चढ़ाया गया। जब वह करवट लेने के लिए विकल हो जाता और असह्य पीड़ा का अनुभव करता, तब वह अपने मन को कल्पना लोक में ले जाता और हवाई उड़ानें भरने लगता। पास के ही बिस्तर पर बोरिस नाम का एक रोगी पड़ा था। समय काटने के लिए दोनों आपस में बातें करते रहते। एक रात को देर तक बेल्याएव और बोरिस जोर जोर से बहस कर रहे थे। दोनों में से एक हवाई जहाज की उड़ान को श्रेष्ठ बता रहा था और दूसरा पानी के जहाज को। तभी एक नर्स उस कमरे में आई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, अब सोने का समय हो गया।
तुम दोनों में से ना तो कोई नाविक बनेगा और ना ही विमान चालक। फिर इतना जोश में आने की क्या जरूरत है? इतना तो तुम लोग जानते ही हो कि तुम्हारी बातचीत से दूसरे रोगियों की नींद में बाधा उत्पन्न हो रही है। उस नर्स की यह बात दोनों के दिलों को तोड़ने वाली थी। एक ही पल में दोनों निराशा के गहरे अंधकार में डूबने लगे। उनके मन में आया, जब हमें न नाविक बनने का अवसर मिलेगा और न विमान चालक, तो फिर ऐसी कल्पनाएं करने का क्या लाभ है? 5.5 साल तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद उसका प्लास्टर काटा गया। बेलिया एव को चलने की आज्ञा मिल गई, पर 2-3 कदम रखकर बच्चों की तरह ही वह चलना सीख रहा था। रात के घने अंधेरे के बाद आशा की किरणें उसे फिर से दिखाई देने लगी। 13 वर्ष की उम्र में वो 2-3 कदम चलता और 1 घंटे आराम करके उस थकान को मिटाता था। रात के सन्नाटे में जब सभी रोगी सो रहे होते, वो धीरे से उठता और अपने पलंग को पकड़कर धीरे धीरे उसका चक्कर लगाने लगता। एक चक्कर में उसे आधा घंटा लग जाता। धीरे धीरे एक दिन अस्पताल से उसे छुट्टी मिल गई। 6 साल के बाद उसने फिर से स्कूल जाना शुरू किया। स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए वो घर पर ही नियमित व्यायाम करता था। इतने सालों में उसने एक भी अक्षर नहीं पढ़ा था, फिर भी उसे उसकी लगन और मेहनत ने अन्य छात्रों की पंक्ति में ही ला खड़ा किया। धीरे धीरे उसके शरीर में शक्ति बढ़ने लगी और वो बॉक्सिंग क्लब जाने लगा। उसका शरीर अब गठीला होता जा रहा था। शारीरिक बल में वो किसी से कम नहीं था। एक दिन अचानक उसे एक पेड़ के नीचे कागज में लिपटी हुई कोई चीज दिखाई दी। उसके साथी ने उसे उठाकर देखा। कागज अलग किया तो एक पिस्तौल निकली। उसने देखने का प्रयास किया कि ये खाली है या भरी। उसका घोड़ा टटोलते ही जोर का धमाका हुआ। गोली बेलिया एव के पेट में जा लगी। 5 दिन तक जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करने के बाद डॉक्टरों को विश्वास हो गया कि इसे खतरे से बाहर निकाल लिया गया है, और 1 माह के इलाज के बाद उसने फिर बच्चों की तरह चलना सीखा। यह जीवन की फिर से एक कठोर परीक्षा थी, जिसे अच्छे नंबरों से पास करने के लिए वो प्रयत्नशील था। वो जिंदगी से हारा नहीं था, ऊबा नहीं था, बल्कि इस प्रतीक्षा में था कि ये दुर्भाग्य का दौर समाप्त हो जाए। आखिर दुर्भाग्य ने हार मानी, विपत्तियों ने रास्ता दिया और एक दिन उसे लड़ाकू विमान का चालक बनने का अवसर मिल ही गया। संदर्भ: मनोबल के धनी व्यक्तित्व, भाग 1। लेखक: पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी।